Audio Jungle। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी सीए फाउंडेशन की रिवीजन सीरीज़ में। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अकाउंट्स का टॉपिक, और टॉपिक का नाम है गुड्स सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्विक रिवीजन। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है गुड्स सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। सवाल पहले तो ये उठा, ये चैप्टर क्या है और इसमें हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर डील करता है उन मैन्युफैक्चरर या डीलर्स के साथ जो अपने रिटेलर्स को सामान भेजते हैं इस कंडीशन पर कि अगर उन्हें पसंद आया तो वो इसे रख लेंगे और फर्दर सेल करेंगे, और इन केस अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो इसे वापस कर देंगे। तो अगला सवाल ये उठता है कि जब तक बायर इस बात की कंफर्मेशन ना दे कि वो इस सामान को रखना चाहता है या नहीं, तो क्या सेलर इस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में सेल की तरह रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा, और या फिर फर्दर अकाउंटिंग पर्पस के लिए इन ट्रांजैक्शंस को हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। सो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा इस बात पर कि जो मैन्युफैक्चरर या फिर डीलर फर्दर रिटेलर को सामान भेज रहा है, वहाँ पर उसके पास ऐसी ट्रांजैक्शंस की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो आइए इस फ्रीक्वेंसी के बेस पर स्टडी करते हैं हम लोग इसकी अकाउंटिंग के बारे में। अगर गुड्स सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस का काम है किसी भी पर्सन का जो गुड्स सेल कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास तीन सिचुएशन हो सकती हैं। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि वो सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल वाली सेल उसके बाद बहुत कम हो, जिसको हम कहते हैं कैजुअली। दैट मीन्स अ मैन्युफैक्चरर और अ डीलर सेंडिंग गुड्स टू हिज रिटेलर्स कैजुअली, जहाँ पर उसकी ट्रांजैक्शन में ये कह सकता हूँ अगर 100 ट्रांजैक्शंस हैं, 100 ट्रांजैक्शंस में से 10% ट्रांजैक्शंस उसकी कैजुअली हैं, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इसको रख लेना और नहीं तो मुझे वापस कर देना। नेक्स्ट आता है हमारा केस फ्रीक्वेंटली का। इस फ्रीक्वेंटली वाले केस में जनरली जो गुड्स भेजे जाते हैं मैन्युफैक्चरर का या फिर होलसेलर का 60% ट्रांजैक्शन इस तरह का होता है, जहां पर वो खरीदने वाले को ऑप्शन देता है कि वो चाहे तो इसे रख ले और या फिर इसे वापस कर ले। थर्ड केस आता है हमारा न्यूमरसली का। न्यूमरसली को आप कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां पर अराउंड 80% ट्रांजैक्शंस होलसेलर की या फिर मैन्युफैक्चरर की जो फर्दर सेल हो रही है वो रिटर्न और अप्रूवल बेस पे हो रही है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ इट इज़ अ काइंड ऑफ सेल और परचेज एग्रीमेंट वेयर the seller is giving an option to the buyer whether to return or to hold the goods if he like those goods। तो आइए फिर इसकी अकाउंटिंग का फर्दर प्रोसीजर देखते हैं, और इस फर्दर प्रोसीजर में सबसे पहला केस आता है हमारा कैजुअली का। जब एक मैन्युफैक्चरर या रिटेलर गुड्स सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस की ट्रांजैक्शंस कैजुअली करता है, यानी कि बहुत कम करता है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये कहता है कि दिस ट्रांजैक्शन शुड बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल। दिस ट्रांजैक्शन शुड बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल। तो क्योंकि मैं अपने बायर को ऑप्शन दे रहा हूं कि वो चाहे तो इसे पसंद करे और नहीं तो मुझे एक रीजनेबल टाइम के अंदर वापस कर दे। यहां पर वर्ड लिखा है रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर उसके पास अप्रूव करने का कितना टाइम होता है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी बिजनेस डीलिंग किस तरह की है। हो सकता है आप क्रेडिट पीरियड 10 दिन का देते हो, ये भी हो सकता है कि आप क्रेडिट पीरियड 15 दिन का देते हो, हफ्ते का देते हो, महीने का देते हो, 3 महीने का देते हो। तो यहाँ पर बायर के पास अकॉर्डिंगली उतना टाइम होगा जितना कि आपने उसे अप्रूवल के लिए दे रखा है। तो अगर मैं ये बात करता हूँ कि मेरी ट्रांजेक्शन्स गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस की थोड़ी हैं या फिर कैजुअली मैं ऐसी सेल करता हूँ, तो इससे मैं सेल होने के टाइम पर ऑर्डिनरी सेल ट्रीट करूँगा, यानी कि मैं जनरल एंट्री पास करूँगा at the time of sale debtor account debit to sale। आप चाहें तो इसे कस्टमर अकाउंट भी लिख सकते हैं, डेटर अकाउंट भी लिख सकते हैं, वन एंड सेम थिंग। सो फर्स्ट एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ सेल व्हेन सेल इज बीइंग मेड, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल फर्स्ट। सेकंड होगा अगर कस्टमर या फिर जहाँ पर कि होलसेलर सेल कर रहा है रिटेलर को कुछ सामान रख लेता है लेकिन कुछ वो वापस कर देता है,
in respect of goods return, एंट्री पास करेगा। जब सेल हुई एंट्री पास हुई, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो ऑब्वियस है जब गुड्स वापस आएंगे तो रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। नेक्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एक्सेप्टेड, फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जिस टाइम पर सेल हुई ऑलरेडी एंट्री पास कर चुका हूँ डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एक्सेप्टेड मुझे दोबारा एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नो एंट्री, क्योंकि जब गुड्स गए उस टाइम पे ऑलरेडी दिस ट्रांजेक्शन इज बीइंग रिकॉर्डेड एज सेल। फोर्थ, बहुत बार ऐसा होता है अगर मैंने 15 डेज का टाइम दिया है या फिर 1 मंथ का टाइम दिया, 3 मंथ का टाइम दिया है, बीइंग अ होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर, अपने रिटेलर को कि अगर तुम्हें समझ आई तो सामान रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। रिटेलर मुझे इस बात के बारे में नहीं बताता कि वो ये सामान रखने जा रहा है नहीं रखने जा रहा, बट सेम टाइम मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड होने वाला है और मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज करनी है। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज गुड्स जहाँ पर कि ना तो मुझे ये बताया कि रिटर्न कितना करने वाला है, ना मुझे ये बताया कि एक्सेप्ट कितना करने वाला है, तो उन गुड्स के रिस्पेक्ट में अगर मेरे पास अप्रूवल का टाइम बचा हुआ है, अप्रूवल का टाइम बचा हुआ मीन्स मैंने जितना उसको टाइम दिया, सपोज 1 हफ्ते में बता देना, 1.5 हफ्ते में बता देना, 15 दिन में बता देना, और अभी वो 15 दिन का टाइम पीरियड या 1 हफ्ते का टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ, तो उन ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर मुझे सेल रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो इन गुड्स को रखेगा या नहीं। तो जनरली हम अपनी बुक्स में उन गुड्स के रिस्पेक्ट में जो गुड्स अभी तक कंफर्म नहीं हुए या फिर रिटर्न नहीं हुए, हम लोग सेल रिवर्स करेंगे। सो मैं ये कहूँगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज गुड्स विच आर लाइंग विद द कस्टमर एंड पेंडिंग अप्रूवल, वी विल रिवर्स द सेल दैट वी हैव रिकॉर्डेड इन फर्स्ट एंट्री। Now question arises, what shall be the general entry? So in respect of goods pending approval, we will pass a general entry, sale account debit to debtor account। सो आई होप इस एंट्री में भी कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत कॉमन सी बात है, अगर मैंने किसी को सामान बेचा, मैंने एंट्री पास की डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, और उस पर्सन ने अपनी बुक्स में उसे परचेज रिकॉर्ड नहीं किया, तो दैट मीन्स मेरी सेल भी रिकॉग्नाइज नहीं होनी चाहिए और उन गुड्स के रिस्पेक्ट में मुझे सेल रिवर्स करनी होगी। अगला सवाल ये उठता है कि जो सामान जिसके रिस्पेक्ट में मुझे अप्रूवल नहीं मिला और मैंने सेल रिवर्स कर दी, वो किसी और के पास पड़ा हुआ है और उसका मालिकाना हक मेरा है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दीज गुड्स which are pending approval and not recognized as sale should become part of my inventory for financial statement purpose। तो आइए इसके साथ मैं ये कह सकता हूँ, ये फोर्थ एंट्री का ए पार्ट और इसी का बी पार्ट एक और होना चाहिए, दैट शुड बी स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो ये 5 जनरल एंट्रीज हमारे पास होंगी, जो कि फर्स्ट मेथड है जिसका नाम है कैजुअली। तो आइए एक क्विक रिवीजन करते हैं। दैट मीन्स व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस कैजुअली वेयर द ट्रांजेक्शंस आर वेरी फ्यू, दीज आर ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड एज सेल एंड एट द टाइम ऑफ सेंडिंग गुड्स द पर्सन सेंडिंग गुड्स पास अ जनरल एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज गुड्स विच आर बीइंग रिटर्न, we pass a general entry sale account debit to debtor account. In respect of goods accepted, we do not pass any extra entry because those have already been recorded as sale. In respect of goods which are pending approval at the end of the financial year, in respect of those goods which have not been either accepted or the period of approval has not been expired, we reverse the sale, we write sale account debit to debtor account. And finally, those goods which are lying with the retailer are
the part of the stock of the manufacturer or the wholesaler who has sent the goods, so he will pass the entry stock with customer account debit to trading account. And remember, this entry will be passed at cost. ये एंट्री हम लोग कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, जबकि ये वाली एंट्री रिवर्स की हमारी सेलिंग प्राइस पे होगी. थोड़ा हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, ये जो फोर्थ एंट्री है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स पेंडिंग अप्रूवल, इसका मतलब ये नहीं है कि ड्यूरिंग द ईयर कहीं पर भी अगर पेंडिंग अप्रूवल है तो हम सेल रिवर्स कर देंगे. ये एंट्री केवल तभी पास होगी अगर कुछ सामान जो भेजा हुआ है वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 31 मार्च को अगर हम अपनी बुक्स क्लोज कर रहे हैं और जिस पर्सन को मैंने सामान भेजा है उसने अगर अप्रूवल नहीं दिया, तो केवल उन गुड्स के रिस्पेक्ट में हम लोग ये जनरल एंट्री पास करेंगे, यानी कि सेल रिवर्स करेंगे और उस स्टॉक को अपने स्टॉक का पार्ट बनाएंगे. आइए आगे इसमें डिस्कस करते हैं हम दो स्पेशल केसेस. पहला आता है व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट अ लोअर प्राइस बाय द बायर. दैट मीन्स अगर होलसेलर या मैन्युफैक्चरर रिटेलर को सामान भेजता है और रिटेलर जब सामान रिसीव करता है तो उसे लगता है कि इसमें क्वांटिटी कम है या फिर गलत प्राइस चार्ज हुआ है, तो वो इन्फॉर्म करता है मैन्युफैक्चरर को या फिर होलसेलर को कि आपने जो मुझे सामान भेजा है वो या तो क्वांटिटी में कम है या फिर उसमें प्राइस गलत लगे हुए हैं. तो ऑब्वियसली बात है, जब आपने फर्स्ट एंट्री पास की होगी तो उस टाइम पर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल आपने एंट्री पास की होगी जब सामान गया होगा. तो अब अगर बायर बताता है कि नहीं, इसकी वैल्यू उतनी नहीं है जितना आपने लिख के भेजा हुआ है, तो हमें सेल को रिवर्स करना होता है. तो आप एंट्री पास करेंगे सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. थोड़ी कॉमन सी बात है कि अगर 10,000 का आप सामान भेज रहे हैं, एक्चुअली अगर उसकी वर्थ 9,000 रुपीज़ है तो 9,000 ही आपको रिकॉर्ड करना होगा. उसके लिए आपको 1,000 रुपये से सेल को रिवर्स करना होगा. तो दैट मीन्स व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट अ लोअर प्राइस बाय द बायर, देन वी पास एंट्री सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यानी कि हम सेल को कम कर देते हैं. सेल हमें कम करनी पड़ेगी. इसी तरह से अगर बायर गुड्स को एक्सेप्ट करता है एट अ प्राइस हायर देन दी इनवॉइस प्राइस, तो फिर सवाल ये उठता है कि बायर इसको हायर प्राइस पे क्यों एक्सेप्ट करेगा. समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि परफॉर्मा इनवॉइस या फिर इनवॉइस बनाते हुए मैन्युफैक्चरर ने या फिर होलसेलर ने जो प्राइस चार्ज किया हो वो गलती से कम प्राइस लग गया हो. तो ऐसे केस में जो एक जेन्युइन बायर होगा वो इन्फॉर्म करेगा कि देखो साहब, ये जो मटेरियल आया आपकी तरफ से इसकी प्राइस ज़्यादा है बट आपने बिल कम का बना के भेजा है. तो इस केस में हम जनरल एंट्री पास करेंगे, यानी कि सेल बढ़ा देंगे, और सेल बढ़ेगी तो एंट्री हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल. तो ये दो केस और आते हैं इसी में, गुड्स सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस में. दैट मीन्स when goods are accepted at a price higher than the when goods are accepted at a price lower than the invoice price, and when goods are accepted by the buyer at a price higher than the invoice price. invoice price here means जो बिल पे लिख के आई है जब सामान रिटेलर के पास पहुंचा है होलसेलर से या फिर मैन्युफैक्चरर से. आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, X sent good to Y during the month of March 2020 अमाउंटिंग 2,50,000 एट कॉस्ट प्लस 25%. ये अब तक जितना हमने गुड्स सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस का कंसेप्ट पढ़ा है उसको समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लिया है मैंने, जिसमें 2.5 लाख सेलिंग प्राइस के गुड्स मूव किए हैं मैन्युफैक्चरर की तरफ से, जो कॉस्ट प्लस 25% पे गए हैं. तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मेरी कॉस्ट 100 है और कॉस्ट में 25% अगर प्रॉफिट मार्जिन में ऐड कर लेता हूँ तो ये हो जाता है 125. तो अगर मैं प्रॉफिट 125 निकालूँ सेलिंग प्राइस का, तो ये आता है 1/5. एक्चुअली इसकी ज़रूरत मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पड़ेगी, और आइए देखते हैं. ये कहता है X sent to Y ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2020 अमाउंटिंग 2020 goods amounting rupees 2,50,000 at cost plus 25%. तो अगर मैंने गुड्स भेजे 2,50,000 सेलिंग प्राइस के और उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है 1/5,
तो 2,50,000 का अगर मैं 1/5 निकालूं तो इसमें 50,000 रुपये का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ऑल्दो मुझे इस 50,000 की फिगर की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। हमें इन एंट्रीज़ को जनरलाइज करना है। ये कहता है एक्स ने वाई को गुड्स भेजे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2020 अमाउंटिंग रुपीज़ 2,50,000। तो मैं सबसे पहली एंट्री पास करूँगा, क्योंकि ये हमारा कैजुअल वाला केस है और कैजुअल वाले केस में हमने ये कहा है कि दिस ट्रांजेक्शन इज इमीडिएटली रिकॉग्नाइज एज सेल्स। तो हम इसमें लिखेंगे फर्स्ट एंट्री होगी हमारी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, और यहां पे हम फिगर लिखेंगे 2,50,000। ये फर्स्ट एंट्री होगी। देन सेकंड, ये बताता है वाई एक्सेप्टेड गुड्स अमाउंटिंग 2 लाख और रिटर्न बताता है 30,000। जैसा कि मैंने इनिशियली कहा था, अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं गुड्स तो वो गुड्स इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, तो इसलिए हमें दोबारा एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 लाख के अंदर ये 2 लाख इंक्लूडेड है। बट जो गुड्स वापस आए हैं उसके लिए हमें सेल रिवर्स करनी होगी, तो मैं एंट्री पास करूँगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सवाल उठा अमाउंट कितना आएगा, उसने बता रखा 30,000। देन आइए नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द बैलेंस 20,000। 2 लाख एक्सेप्ट हो गए और 30,000 के बारे में हमारे पास रिटर्न की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। बाकी के लिए कहता है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसी के साथ इनका पीरियड ऑफ अप्रूवल अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है और मुझे अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। तो उन गुड्स के रिस्पेक्ट में जिनका पीरियड ऑफ अप्रूवल एक्सपायर नहीं होता और मुझे एंट्री पास करनी होती है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मुझे सेल रिवर्स करनी होती है और उन गुड्स को अपने स्टॉक में लेना होता है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। इसके लिए हम लोग पहले सेल रिवर्स करेंगे और सेल रिवर्स करने के बाद फिर हम लोग एक एंट्री पास करेंगे इसके स्टॉक के लिए। तो सेल जो रिवर्स होगी वो सेम यही एंट्री पास होगी, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, लेकिन अमाउंट कितना रहेगा, दैट विल बी 20,000। तो आइए इसी के साथ यहाँ पर एक एंट्री थर्ड और पास कर देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू डेटर्स अकाउंट 20,000। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये गुड्स जिनके हमने सेल कैंसिल कर दी है, ये गुड्स एक्चुअली मैन्युफैक्चरर के स्टॉक का पार्ट है, क्योंकि अगर सेल रिवर्स होगी तो ये गुड्स मैन्युफैक्चरर के हैं या फिर मैं कहूँगा होलसेलर के हैं। ऑल्दो ये रिटेलर के पास पड़े हुए हैं, क्योंकि रिटेलर को ऑप्शन दिया हुआ है कि उसे पसंद आए तो रख ले और नहीं तो उस इंटीमेट करे, और उसने इंटीमेट नहीं किया। तो आइए इसके लिए हम फोर्थ एंट्री पास करेंगे और फोर्थ एंट्री पास होगी स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इन गुड्स की मुझे कॉस्ट निकालनी पड़ेगी कि एक्चुअली इन गुड्स की कॉस्ट क्या है, और इन गुड्स की जब मैं कॉस्ट निकालूंगा तो कॉस्ट निकालते हुए मुझे इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट सेलिंग प्राइस का 1/5 है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 1/5 है। तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं कॉस्ट का, तो ये बनेगा 25/100, क्योंकि मैंने कॉस्ट अज्यूम किया 100। तो कॉस्ट का 1/4 और सेलिंग प्राइस का 1/5, क्योंकि मुझे गुड्स की सेलिंग प्राइस दे रखी है और ये 20,000 भी सेलिंग प्राइस है, तो 20,000 का मैं 1/4 नहीं लूँगा, ध्यान रखना है मैं 1/5 लूँगा। तो 20,000 का अगर मैं 1/5 लेता हूँ तो ये मेरा आता है 4,000, और 4,000 20,000 में से लेस करने के बाद कॉस्ट आती है 16,000। तो बेसिकली ये जो एंट्री पास होगी, दिस विल बी स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट 16,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट 16,000।